हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर सेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, चैप्टर नॉन फिनाइट्स। ठीक है, आइए सबसे पहले समझते हैं ये नॉन फिनाइट्स होता क्या है। ध्यान दीजिएगा सब लोग। बोला जा रहा है एवरीवन कि वर्ब दो टाइप का होता है। वर्ब जिसको कि हम लोग हिंदी में क्रिया बोलते हैं, वो इंग्लिश में दो टाइप का होता है। एक होता है नॉन फिनाइट और दूसरा होता है फाइनाइट। एक होता है फाइनाइट और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। अब सुनिए, फाइनाइट वर्ब किसको बोलते हैं। देखिए, फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो चेंज हो जाते हैं। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो चेंज हो जाते हैं, जो बदल जाते हैं। बदल जाते हैं कहने का मतलब ये नहीं कि खुद चले जाएंगे अपने बदले किसी और वर्ब को भेज देंगे, नहीं। बदलने का मतलब अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं, है ना, अपना अपीयरेंस चेंज कर लेते हैं। तो वर्ब्स दैट चेंज अकॉर्डिंग टू verbs that change according to subject or tense. Verbs that change according to subject or tense are called finite verbs. तो वो verb everyone जो change हो जाए, जो बदल जाए, जो अपना फॉर्म बदल लें, है ना, सब्जेक्ट के बदलते ही या टेंस के बदलते ही, वैसे वर्ब को फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और फाइनाइट वर्ब का ठीक उल्टा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब को भी समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है, बताया जा रहा है कि verbs that don't change, verbs that don't change according to subject or tense, according to subject or tense are called non-finite verbs. तो जो बदल जाते हैं वो फाइनाइट वर्ब्स, जो नहीं बदलते हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब होते हैं एवरीवन जो चेंज नहीं होते हैं, जो अपना फॉर्म चेंज नहीं करते। ठीक है, चाहे आप सब्जेक्ट बदल लो, चाहे आप टेंस बदल लो। तो बदलने वाले वर्ब फाइनाइट वर्ब्स, ना बदलने वाले वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब। और इस लेसन का नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। यानी हम उन वर्ब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना, जिनका सब्जेक्ट या टेंस के बदलने पर कोई असर नहीं होता है। अब एग्जाम्पल से देखें तो बेहतर समझ में आएगा। आइए एग्जाम्पल पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। शी लाइक्स स्विमिंग, शी लाइक्स स्विमिंग। ध्यान दे रहे हैं एवरीवन, ये एक सेंटेंस है। ये शी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, करता है, लाइक वर्ब है और स्विमिंग भी वर्ब है। लाइक वर्ब है और स्विमिंग भी वर्ब है। ये एक सेंटेंस है, इसमें दो वर्ब आपको दिख रहा है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी हम सबसे पहले सब्जेक्ट चेंज करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट शी है ना, हमने सब्जेक्ट को वी कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, लाइक्स को ये लाइक्स वर्ब का पांचवा रूप है, V5 है, तो V5 भी रहेगा या कुछ और होगा। अभी V5 नहीं रहेगा, वो V1 हो जाएगा। V5 नहीं रहेगा, वो V1 हो जाएगा रूल्स के अनुसार। सो वी लाइक्स नहीं बोलेंगे, आपको वी लाइक ही बोलना पड़ेगा। स्विमिंग के साथ क्या होगा, ये स्विमिंग जो है इसको V4 बोलते हैं, वर्ब का चौथा रूप बोलते हैं इसको। तो स्विमिंग ही रखें या कुछ और करें, स्विमिंग ही रखना होगा, कुछ और नहीं कर सकते हैं, है ना। वी लाइक स्विमिंग। तो देख रहे हैं आप क्या, यही कि लाइक्स का फॉर्म बदला लेकिन स्विमिंग का फॉर्म नहीं बदला। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी सेकंड सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट चेंज किया था, अब हम लोग टेंस चेंज करते हैं। ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ना, इसमें जो वर्ब फॉर्म है वो प्रेजेंट टेंस में हम इसको पास्ट करते हैं। चलिए सब्जेक्ट को वही रखते हैं भी, अब ये प्रेजेंट टेंस को पास्ट बनाते हैं। तो पास्ट बनाएंगे तो क्या ये लाइक ही रहेगा, अभी सिंपल पास्ट बनाएंगे तो ये लाइक्ड हो जाएगा, ये V1 से V2 हो जाएगा। ध्यान दे रहे हैं ना, फॉर्म चेंज हो गया वर्ब का, रूप बदल गया वर्ब का। और स्विमिंग के साथ क्या होगा, स्विमिंग के साथ कुछ नहीं होगा, वो पहले भी स्विमिंग था, अभी भी स्विमिंग ही रहेगा। ठीक है, तो आपने देखा एवरीवन कि लाइक का फॉर्म बदला। लाइक जो कि एक वर्ब है उसका फॉर्म बदला, सब्जेक्ट के बदलते ही, टेंस के बदलते ही। ऐसे वर्ब को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। ऐसे वर्ब को बोलते हैं इंग्लिश में फाइनाइट वर्ब। और स्विमिंग का फॉर्म नहीं चेंज हुआ, स्विमिंग का फॉर्म चेंज नहीं हुआ, हमने सब्जेक्ट बदला तब भी और हमने टेंस बदला तब भी। तो स्विमिंग को बोलेंगे नॉन फिनाइट, स्विमिंग को बोलेंगे नॉन फिनाइट वर्ब्स। ठीक है,
तो मुझे यकीन है कि एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को जरूर समझ गए होंगे। तो बदलने वाले वर्ब फाइनाइट वर्ब, नहीं बदलने वाले वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब। अब यहां से आगे की बात क्या है एवरीवन? यहां से आगे की बात यह है कि ये जो नॉन फाइनाइट्स होते हैं 3 टाइप के होते हैं। ये जो नॉन फाइनाइट होते हैं 3 टाइप के होते हैं। पहले को बोलते हैं इन्फिनिटिव्स, पहले को बोलते हैं इन्फिनिटिव्स, दूसरे को बोलते हैं जेरेंड और तीसरे को बोलते हैं पार्टिसिपल। ठीक है एवरीवन? पहले को बोलते हैं इन्फिनिटिव, दूसरे को बोलते हैं जेरेंड और तीसरे को बोलते हैं पार्टिसिपल। अभी तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन क्या होता है, कौन कहां यूज होता है, कौन कहां यूज नहीं होता है। ठीक है एवरीवन? चलिए एवरीवन, सबसे पहले हम देखेंगे इन्फिनिटिव्स को, है ना। आइए समझते हैं ये इन्फिनिटिव्स क्या होता है। ये तो आप समझ गए कि इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट का एक पार्ट है, नॉन फाइनाइट वर्ब का एक पार्ट होता है। तो इन्फिनिटिव अलग से कुछ नहीं है, इन्फिनिटिव वर्ब को ही बोलते हैं, है ना। इन्फिनिटिव वर्ब को ही बोलते हैं। लेकिन इसका पूरा मीनिंग, पूरा डेफिनेशन क्या है यहां पे देखिए। It acts partly as a verb and partly as a noun। देखिए इन्फिनिटिव एवरीवन नो डाउट वर्ब है, ठीक है, वर्ब है तो वर्ब का काम करेगा, लेकिन वर्ब के साथ साथ वो नाउन का भी काम करता है, वर्ब के साथ साथ वो नाउन का भी काम करता है ना। ऐसे भी होते हैं शब्द अंग्रेजी के, अपना काम तो करते हैं, दूसरे का भी काम करते हैं। ठीक है एवरीवन? तो वो वर्ब जो खुद का काम के साथ साथ नाउन का भी काम कर दे उनको इन्फिनिटिव बोलते हैं। अब जैसे नाउन का काम क्या होता है? नाउन का काम होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना, तो ये सब्जेक्ट बन जाएंगे। नाउन का काम होता है ऑब्जेक्ट बनना, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। नाउन का काम होता है कॉम्प्लीमेंट बनना, तो ये कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगे। नाउन का काम होता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, तो ये प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो जो जो काम, जो जो कार्य, जो जो फंक्शन नाउन का होता है सेंटेंस में, वो सारे काम वो वर्ब भी कर देते हैं, जिसको हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं, है ना। इनफैक्ट इन्फिनिटिव बना ही इसीलिए है एवरीवन कि वो नाउन का काम कर सके। देखिए बात उन दिनों की है जब अंग्रेजी भाषा का निर्माण हो रहा था, 8 प्रकार के शब्द बन रहे थे, सारे शब्दों को उनके काम बांटे जा रहे थे, तो सारे शब्दों को काम बांट दिया गया। अब मजाक मजाक में क्या हुआ, नाउन को बहुत ज्यादा काम दे दिया गया। तो नाउन को बहुत ज्यादा काम मिलने पे परेशानी हुई, है ना, वो बहुत मुसीबत में पड़ गया। वो तो इतना हैरान परेशान हो गया कि एक दिन वो रोने लग गया, बिलीव मी रोने लग गया। मैं उसके पास गया, मैंने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने बताया कि कहाँ का न्याय है ना, ये तो नाइंसाफी है, इतना काम किसी को कौन देता है यार। और सच मानिए, आप भी अग्री करेंगे कि जितना काम नाउन करता है उतना काम बाकी सातों नहीं करते हैं, है ना। आप देख सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जब आप अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी का जब आप प्रयोग करते हैं तो सबसे ज्यादा कौन सा शब्द यूज होता है? नाउन ही तो यूज होता है। तो सच में नाउन ही यूज होता है, क्योंकि नाउन को ही सबसे ज्यादा काम मिला हुआ है। तो नाउन उस दिन बहुत हैरान परेशान था, ठीक है, लेकिन मैं फिर कुछ कर नहीं सकता था नाउन के लिए। तभी वहां पे वर्ब आता है, फुदकता हुआ छोटे बच्चे के जैसा, और नाउन के कंधे पे हाथ रख के कहता है वो कि नाउन घबरा मत, आज से तेरे दुख मेरे दुख, है ना, आज से तेरी माँ मेरी माँ, आज से तेरी बहन मेरी बहन, आज से तेरी बीबी। यहाँ पे थैंक गॉड वर्ब ने अपने आप को रोक लिया, नहीं तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रहा था, वो कैरिड अवे हो रहा था, वो रोक लिया उसने यहाँ पर, ठीक है। तो उस दिन से नाउन के कुछ काम वर्ब करने लग गया, है ना, और वो वर्ब जो नाउन का काम करते हैं उन्हीं को इन्फिनिटिव बोलते हैं। ये कहानी थी, ये लॉजिक थे एवरीवन। सो वर्ब का तो काम करता ही है, नाउन का भी काम करता है, और उन सारे वर्ब को सिर्फ वर्ब नहीं बोलते, उन सारे वर्ब को इन्फिनिटिव बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे सुनिए, इन्फिनिटिव भी एवरीवन 2 टाइप का होता है। इन्फिनिटिव भी 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव, दूसरे को बोलते हैं फुल इन्फिनिटिव। एक को बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव, दूसरे को बोलते हैं फुल इन्फिनिटिव। अब सुनिए, बेयर इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं? बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं किसी भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को। बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं किसी भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, बेस फॉर्म को, रूट फॉर्म को, मेन फॉर्म को, जो कह लीजिए, ठीक है। और फुल इन्फिनिटिव किसको बोला जाता है? फुल इन्फिनिटिव बोला जाता है 2 + V1 फॉर्म को।
टू प्लस V1, है ना। V1 के पहले जब आप टू लगा देते हैं, टी और टू प्रपोजिशन लगा देते हैं, तो जो फॉर्म बनता है उसको फुल इन्फिनेटिव कहते हैं। तो अब इन्फिनेटिव दो टाइप का हो गया एवरीवन, बेयर इन्फिनेटिव और फुल इन्फिनेटिव। अब एक एक करके दोनों को देखेंगे कि कब कौन कहाँ यूज होगा, कब कौन कहाँ यूज नहीं होगा, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि एग्जाम में, परीक्षा में हमसे जांचा कैसे जाएगा नॉन फेनाइट्स के ज्ञान को। चलिए तो शुरू कर रहे हैं एवरीवन, ध्यान बनाए रखिएगा आप सब लोग। तो हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा बेयर इन्फिनेटिव। लेसन तो वही है नॉन फेनाइट्स, टॉपिक है इन्फिनेटिव और सब टॉपिक हो गया बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव यानी V1। हम अभी देखेंगे कि V1 कब कब यूज होना ही चाहिए, V1 कब कब नाउन के रूप में यूज होना ही चाहिए। चलिए पहला पॉइंट आ रहा है एवरीवन, बहुत सिंपल है। पहला पॉइंट आ रहा है, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। आफ्टर, कैन, कुड, विल, वुड, shall, should, may, might, must। ठीक है एवरीवन, ध्यान दे रहे हैं ना। अब चलिए इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। चलिए सुनिए, समझिए, बहुत सिंपल पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है एवरीवन, कि जो सारे वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, है ना, ये सब वर्ब है। और वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है। इन सब के बाद कोई ना कोई मेन वर्ब आता है। पॉइंट बहुत सिंपल है, इनके बाद जो भी मेन वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। इनके बाद जो भी मेन वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में ही होगा, यानी वो बेयर इन्फिनेटिव भी होगा। तो इन सब के बाद बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। सुन रहे हैं, देखिए एवरीवन, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रियाएं कुल 24 हैं। 2 दर्जन है ना, 2 dozens आर देयर। 2 दर्जन हेल्पिंग वर्ब है। तो 1 दर्जन के बाद आप गिन सकते हैं, 12 है, देखिए 4, 4, 8, 4, 12। 1 दर्जन हेल्पिंग वर्ब के बाद V1 आता है, और जो दूसरा दर्जन है उनके बाद 2 + V1 आता है। तो 1 दर्जन हेल्पिंग वर्ब के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, और दूसरा दर्जन हेल्पिंग वर्ब के बाद 2 + V1 आता है। चलिए अभी जब तक इसको हम एग्जाम्पल सेंटेंस में देखेंगे नहीं, पॉइंट क्लियर नहीं होगा, है ना, कि बताया क्या जा रहा है, हमें समझाया क्या जा रहा है, और फिर ये भी नहीं हम समझ पाएंगे कि भाई जो हमें बताया गया वो हमसे एग्जाम में पूछा कैसे जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एग्जाम्पल है, शी कैन विंस, वोन, विन, विनिंग दिस कॉन्टेस्ट। ध्यान है सबका, ये एग्जाम्पल सेंटेंस है क्वेश्चन के फॉर्म में। एग्जाम्पल भी दिखा रहे हैं आपको और क्वेश्चन भी बता रहे हैं, इस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ब्लैंक है, 4 ऑप्शंस है, आपको बताना है वर्ब का कौन सा फॉर्म होना चाहिए। A, B, C, D क्या लगता है? ऑब्वियस है, ऑप्शन सी होगा। A, B और D होने से रहा। कारण कौन है? कैन है। कैन हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हमेशा V1 ही आएगा। V2, V3, V4, V5 नहीं आता है। तो इस तरह से आपसे जांचा जाता है बेयर इन्फिनेटिव के ज्ञान को एग्जाम में। तो शी कैन विन दिस कॉन्टेस्ट, वो इस कॉन्टेस्ट को जीत सकती है। पहला पॉइंट बहुत क्लियर है ना एवरीवन। ये वो 12 हेल्पिंग वर्ब हैं जिसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। अब उन बाकी 12 को भी देख लेते हैं जिसके बाद फुल इन्फिनेटिव आता है। देखें, ध्यान दीजिए, और बाकी 12 कौन कौन है जिनके बाद भाई फुल इन्फिनेटिव आता है? इधर देखो आप, एक हो गया डेयर, दूसरा हो गया नीड, तीसरा हो गया यूज्ड, उसके बाद हैज, हैव, हैड, फिर इज, एम, आर, उसके बाद वॉज है, वर है। ठीक है, हो गए 12 ना। 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, और कौन बच रहा है? ये देखिए बच रहा है OUGHT, ओट। ठीक है, ये सब भी हेल्पिंग वर्ब हैं, ये सब भी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सब भी सहायक क्रियाएं हैं अंग्रेजी की। इनके बाद भी मेन वर्ब आता है, लेकिन V1 फॉर्म में नहीं, 2 + V1 फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? कौन से फॉर्म में? कौन से फॉर्म में? 2 + V1 फॉर्म में।
ठीक है, इस पे भी बेस लगे हाथ एक एग्जाम्पल देख ही लो। देखो एग्जाम्पल सेंटेंस है, यू नीड मीट हिम। छोटा सा ही सेंटेंस है, ध्यान दे रहे हैं ना, यू नीड मीट हिम। बताना है आप सबको सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है। जब हमने हेल्पिंग वर्ब नीड यूज किया है तो उसके बाद मीट थोड़े ना यूज होगा, उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव थोड़े ना यूज होगा, फुल इन्फिनिटिव होना चाहिए ना। सो मीट गलत है, यहां पे टू मीट होना चाहिए। मीट गलत है, यहां पे टू मीट होना चाहिए। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं स्पॉटिंग एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्म में। सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी यू नीड टू मीट हिम। आपको उनसे मिलना चाहिए। ठीक है एवरीवन, तो ये पहला पॉइंट था बेयर इन्फिनिटिव का, जिसने कहा आपको कि 24 होते हैं टोटल हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में, 12 के बाद V1 और बाकी 12 के बाद 2 + V1। अब बढ़ेंगे इसके आगे और अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। ओके एवरीवन, पहले पॉइंट के बाद अब बारी है दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि अगर नीड और डेयर, ये दो ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं, है ना, जो रंग अपना बदल लेते हैं। अगर इन दोनों वर्ब के साथ आपने नॉट ऐड कर दिया, अगर इन दोनों वर्ब के साथ आपने नॉट ऐड कर दिया तो इन दोनों के बाद बेयर इन्फिनिटिव आएगा। इन दोनों के बाद आने वाला वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। अगर सिर्फ नीड है, सिर्फ डेयर है, सिर्फ नीड है, सिर्फ डेयर है, तो उसके बाद 2 + V1 आता है। लेकिन नॉट के आते ही टू गायब हो जाता है। नॉट के आते ही टू गायब हो जाता है, मतलब फुल इन्फिनिटिव यूज नहीं होगा, बेयर इन्फिनिटिव यूज होगा। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल है, यू डिड नॉट टू गो टू स्कूल एज इट इज अ हॉलीडे। क्योंकि आज छुट्टी है, तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे नीड नॉट का इस्तेमाल हुआ है। अब आप सबको बताना है कि यहाँ पे फुल इन्फिनिटिव का जो इस्तेमाल है वो सही है कि गलत है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जब ये नॉट आ गया तो ये टू जाएगा, नॉट आ गया तो ये टू को जाना होगा। अगर नॉट नहीं होता तब टू रहता। यू नीड टू गो टू स्कूल हम बोल सकते हैं, यू नीड टू गो टू स्कूल हम बोल सकते हैं, लेकिन यू नीड नॉट टू गो टू स्कूल नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, नीड और डेयर के साथ नॉट लग जाएगा तो उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव आएगा, ना कि फुल इन्फिनिटिव। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए, शी डजंट डेयर टू टॉक टू मी। बताइए सही है कि गलत? ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए, डेयर के बाद नॉट लगाने को बोला है मैंने, डेयर के पहले नहीं, है ना। देख रहे, डेयर के साथ नॉट आएगा तब ना टू नहीं आएगा, यहां तो डेयर के पहले नॉट आया है। तो डेयर के बाद अमूमन क्या होता है? फुल इन्फिनिटिव ही आता है। डेयर के बाद अमूमन क्या होता है? फुल इन्फिनिटिव ही आता है। डेयर के बाद नॉट लगा रहता तब टू नहीं होता। क्लियर है ना पॉइंट? नीड और डेयर के बाद फुल इन्फिनिटिव, लेकिन नीड नॉट और डेयर नॉट के बाद बेयर इन्फिनिटिव। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरे पॉइंट में क्या कहा जा रहा है सुनिए। तीसरे पॉइंट में भी नीड और डेयर की ही बात हो रही है ना। अब तक हमने बेयर इन्फिनिटिव में 2 पॉइंट देखा, तीसरा पॉइंट देखने वाले। तीनों पॉइंट्स में डेयर और नीड का बात हुआ है। चलिए सुनते हैं तीसरे पॉइंट में क्या कहा जा रहा है। तीसरे पॉइंट में बोला जा रहा है एवरीवन कि अगर नीड और डेयर इन दोनों शब्दों का हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, अगर नीड और डेयर इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तब इन दोनों के बाद क्या आएगा? कौन आएगा? बेयर इन्फिनिटिव आएगा। इन दोनों के बाद क्या आएगा? बेयर इन्फिनिटिव आएगा, जब ये दोनों हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक वाक्यों में। एग्जाम्पल से पूरी बात क्लियर होगी, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल पे। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, है ना। कितना कॉमन, कितना जनरल क्वेश्चन सेंटेंस है। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। अब आप देखो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, सवाल पूछा जा रहा है और ये डेयर का इस्तेमाल हुआ है। अब आपने डिसाइड करना है कि वो हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब ही है, ठीक है, ये हेल्प करने ही आया है ना, वो मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब तो ये देखिए ये है। तो क्या बोला गया कि अगर वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा तो उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव होगा। और देखिए हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज हुआ है वो, और उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज हुआ है वो और उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव है। ठीक है एवरीवन। हाँ, लेकिन अगर वो हेल्पिंग वर्ब की तरह ना यूज होता है,
अगर वो दोनों हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं होते हैं, मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं, तब तो फिर उसके बाद फुल इन्फिनेटिव आएगा। जैसा कि इस क्वेश्चन सेंटेंस में आप देखेंगे, व्हाई डू यू नीड कंसल्ट अ डॉक्टर नाउ, व्हाई डू यू नीड कंसल्ट अ डॉक्टर नाउ। अब देखिए, नीड है एक वर्ब और डू है दूसरा वर्ब। ऑब्वियस है, स्पष्ट है कि डू इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है और नीड अभी मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, नीड अभी मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, तो इसके बाद कैसा इन्फिनेटिव आना चाहिए, बेयर, फुल आना चाहिए ना। तो कंसल्ट गलत है, कंसल्ट गलत है, यहां पे टू कंसल्ट होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए टू कंसल्ट। व्हाई डू यू नीड टू कंसल्ट डॉक्टर नाउ, है ना, तुम्हें अभी किसी डॉक्टर से परामर्श लेने की क्या जरूरत है। क्लियर एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट एवरीवन, टॉपिक इन्फिनेटिव का, है ना, बेयर इन्फिनेटिव फुल इन्फिनेटिव दोनों मिला के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज्यादा सवाल इसी पॉइंट पर आधारित होते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा कि क्या पॉइंट है, क्या रूल है, क्या नियम है। हालांकि बहुत सिंपल नियम है, समझ में आ ही जाएगा आपको। देखिए, कहा जा रहा है चौथे पॉइंट में एवरीवन कि कुछ खास शब्द हैं। शब्द क्या है, वर्ब हैं, है ना, मेक, सी, हेयर, वॉच, नोटिस, फील, हेल्प, बिड, और एक और मिस हो रहा है, उसको भी मैं इंक्लूड कर ही लेता हूं, लेट, LET, लेट। मेक, सी, हियर, वॉच, नोटिस, लेट, फील, हेल्प और बिड, है ना, ये सब वर्ड्स हैं, वर्ब हैं ये सब, और ये सब मेन वर्ब है। पॉइंट क्या है, बहुत सिंपल, कि इनके बाद जो वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म में ही होगा, बेयर इन्फिनिटिव भी होगा। देखिए, ये सब खुद वर्ब हैं, ये सारे खुद वर्ब हैं, ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किसी भी फॉर्म में ये हो सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि मेरे बाद जो वर्ब आएगा, मेरे बाद जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में ही होना चाहिए, वो बेयर इन्फिनेटिव में ही होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए यहां पे, ध्यान दीजिए एवरीवन। माय मदर मेड द सर्वेंट, क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जाम्पल है, कंप्लीट और टू कंप्लीट द वर्क। माय मदर मेड द सर्वेंट डैश द वर्क, है ना, मेरी मां ने नौकर से काम कराया, मेरी मां ने नौकर से काम कराया। तो क्या लगता है एवरीवन, कौन होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, टू कंप्लीट, बेयर इन्फिनेटिव या फुल इन्फिनेटिव। अभी तो पढ़े हैं क्या, मेक है, मेक के बाद बेयर इन्फिनेटिव भी होता है, तो कंप्लीट ही होना चाहिए, टू कंप्लीट नहीं होगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, माय मदर मेड द सर्वेंट कंप्लीट द वर्क। समझ पा रहे हैं बात को, चलिए समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इन सारे वर्ब के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, लेकिन यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट भी है, यहाँ पे भी ध्यान देना है आपको। देखिए, इन सब के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, सही बात है, सही बात है, लेकिन सिर्फ एक्टिव फॉर्म में ही, सिर्फ एक्टिव फॉर्म में, सिर्फ एक्टिव वॉइस में ही। अब आपको पता होना चाहिए कि वॉइस दो तरह का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो ये सारे वर्ब जब एक्टिव फॉर्म में होंगे, एक्टिव वॉइस में होंगे, तभी इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आएगा। अगर ये पैसिव फॉर्म में है, पैसिव वॉइस में, तब इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव नहीं आएगा, तब इनके बाद फुल इन्फिनेटिव आएगा। ठीक समझ रहे हैं। तो कैसे पहचाने कि एक्टिव फॉर्म क्या होता है और पैसिव फॉर्म क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है। अब उसके लिए पूरा वॉइस चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, B + V3, B + V3, है ना, जब भी कोई मेन वर्ब इस फॉर्म में रहे, जब भी कोई मेन वर्ब इस फॉर्म में रहे कि पहले B है उसके बाद V3 है, मतलब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है और उसके पहले B है, तो समझ लीजिए कि वो पैसिव फॉर्म है। समझ लीजिए कि वो कौन सा वॉइस है, कौन सा फॉर्म है, पैसिव फॉर्म है। ठीक है, और इसको छोड़ के और कोई भी फॉर्म है, इसको छोड़ के कोई और फॉर्म है तो वो एक्टिव फॉर्म है। तो ये पैसिव फॉर्म है, बाकी सारे फॉर्म एक्टिव फॉर्म होते हैं। तो देखो यहाँ पे मेड कौन से फॉर्म में है, यहाँ पे मेड यार V2 फॉर्म में है, यहाँ पे मेड सेकेंड फॉर्म में है, तो एक्टिव है कि पैसिव है, तो ये नहीं है, मतलब एक्टिव है। तो एक्टिव था इसीलिए बेयर आया, एक्टिव था इसीलिए बेयर आया। अब पैसिव कर देंगे तो फुल आएगा। देखिए कैसे, देखिए कैसे, द सर्वेंट, ध्यान दीजिएगा, द सर्वेंट वॉज मेड डैश द वर्क, ध्यान होना चाहिए सबका, है ना। द सर्वेंट वॉज मेड डैश द वर्क, क्या लगता है ब्लैंक में क्या होगा, कंप्लीट या टू कंप्लीट, बेयर इन्फिनेटिव या फुल इन्फिनेटिव। अब तो ये डिपेंड करता है वर्ब फॉर्म पे ना, वो तो डिपेंड करता है वॉइस पे। देखिए वॉज मेड है तो ये B3 हो गया और ये B का सेकेंड फॉर्म है, तो B + V3 यानी पैसिव फॉर्म।
है ना। अब क्योंकि सेंटेंस का जो वर्ब है पैसिव फॉर्म में है, तो अभी मेड के बाद फुल इन्फिनेटिव आएगा, ना कि बेयर इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे कंप्लीट नहीं, यहाँ पे टू कंप्लीट होना चाहिए। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, फुल सेंटेंस क्या होगा, द सर्वेंट वॉज मेड टू कंप्लीट द वर्क। सर्वेंट से, नौकर से काम कराया गया। ठीक है एवरीवन। तो बहुत सिंपल पॉइंट है। तो ये वो सारे वर्ब्स हैं जिनके बाद दोनों इन्फिनेटिव आ जाता है, बेयर इन्फिनेटिव भी और फुल इन्फिनेटिव भी। लेकिन कौन कब आता है याद है ना, एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनेटिव और पैसिव वॉइस में फुल इन्फिनेटिव। ये था चौथा पॉइंट। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, पांचवें पॉइंट की तरफ। चलिए एवरीवन, अब बारी है पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि अगर हैड या वुड का कॉम्बिनेशन बनाया जाए बेटर रादर या सूनर के साथ, हैड या वुड को अगर जोड़ दिया जाए बेटर रादर या सूनर के साथ फ्रेज के रूप में, एक एक्सप्रेशन के रूप में, तो जो कॉम्बिनेशन तैयार होगा उसके बाद एवरीवन बेयर इन्फिनेटिव भी आना चाहिए। तो कितने कॉम्बिनेशन तैयार होंगे, 6 कॉम्बिनेशन तैयार होंगे। 3 हैड से, 3 वुड से, हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर, वुड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर। तो 6 एक्सप्रेशंस तैयार होंगे, 6 कॉम्बिनेशंस तैयार होंगे। सबके बाद बेयर इन्फिनेटिव भी आता है, सबके बाद मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म ही होगा। एग्जाम्पल देखिए, यू हैड बेटर गॉन नाउ और यू विल बी लेट। सेंटेंस है, क्या कह रहा है कि बेहतर होगा कि आप अभी चले जाएं वरना देर हो जाएगी आपको। क्या लगता है आपको, सेंटेंस करेक्ट है ना? नहीं, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे गॉन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गो होना चाहिए। ठीक है, अब इसको वुड मान सकते हैं, इसको हैड मान सकते हैं। तो कुछ लोग सोचेंगे कि अगर ये हैड है तो इसके बाद तो भीतरी होना चाहिए ना, तो हैड होता तब भीतरी होता, लेकिन हैड बेटर है तो हैड बेटर का मतलब शुड होता है। सो यू हैड बेटर गो नाउ और यू विल बी लेट। चलिए अगला एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, शी हैड सूनर डू इट देन से नथिंग। क्या लगता है, सही कि गलत? देखिए ध्यान से, हैड सूनर का इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आया है। करेक्ट है या इनकरेक्ट? ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है एवरीवन, तो उन 6 एक्सप्रेशंस के बाद V1 ही आता है, बेयर इन्फिनेटिव ही आता है। चलिए पॉइंट नंबर 6, इसको सुनिए समझिए। देखिए बोला जा रहा है एवरीवन कि वाई और वाई नॉट, वाई और वाई नॉट के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। वाई और वाई नॉट के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। किस लिए? तो 2 कामों के लिए, एक तो सवाल पूछने के लिए और दूसरा सुझाव देने के लिए। एक ही समय में दोनों काम होते हैं, सवाल भी पूछा जाता है और सलाह भी दिया जाता है। तो जब दोनों काम करने हो तो वाई और वाई नॉट के बाद बेयर इन्फिनेटिव यानी V1 आता है। देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस है, वाई डैश मोर एट अदर शॉप्स वी हैव द लोएस्ट प्राइसेस। है ना, कोई एक दुकानदार किसी ग्राहक को बोल रहा है कि आप दूसरे दुकानों में जाकर के ज़्यादा कीमत क्यों अदा करेंगे, हमारे यहाँ जो सामान है उनकी कीमतें सबसे कम हैं, तो दूसरे दुकान में जाके कीमतें क्यों अदा करना चाहते हैं, हमारे यहाँ से ही सामान खरीद लीजिए। तो देखिए सवाल भी पूछ रहा है वो और सलाह भी दे रहा है वो। ठीक है, तो वाई के बाद क्या लगता है आपको, बेयर इन्फिनेटिव या फुल इन्फिनेटिव? ऑब्वियस है बेयर इन्फिनेटिव भी होगा, ऑब्वियस है बेयर इन्फिनेटिव भी होगा, फुल इन्फिनेटिव नहीं होगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, वाई पे मोर एट अदर शॉप्स वी हैव द लोएस्ट प्राइसेस। ठीक है, एक और एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा, वाई नॉट डैश टू अ गुड डॉक्टर। क्यों ना अच्छे डॉक्टर के पास चला जाए। है ना, दोनों काम हो रहा है, सवाल भी पूछा जा रहा है, सलाह भी दे रहा है। भाई आप बीमार हैं, है ना, आपको कोई बीमारी हो गई है तो आप रिस्क क्यों लेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे भी तो अच्छे डॉक्टर के पास ना जाएंगे ताकि आप स्वस्थ हो जाए अच्छे तरीके से। एक तो अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, पैसे भी लग जाएंगे, ठीक भी नहीं होंगे। सो वाई नॉट के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्वियस है, स्पष्ट है, बेयर इन्फिनेटिव भी आएगा, फुल इन्फिनेटिव नहीं आएगा। वाई नॉट गो टू अ गुड डॉक्टर। चलिए और सुनिए, देखिए एवरीवन, ये जो वाई है ये WH क्वेश्चन वर्ड है, WH क्वेश्चन वर्ड है, मतलब ये प्रश्न पूछने वाला शब्द है और इसमें W और H होता है। ठीक है, ऐसे 8 और शब्द होते हैं जिनमें WH होता है और जो सवाल पूछते हैं, लेकिन सिर्फ वाई के बाद ही एवरीवन बेयर इन्फिनेटिव आता है। बाकी सारे WH क्वेश्चन वर्ड के बाद
बाकी सारे WH क्वेश्चन वर्ड के बाद फुल इंफिनिटिव आता है। देखिए एग्जाम्पल आप लोग, what do और what not do is a big problem। ध्यान है एग्जाम्पल सेंटेंस पर सबका। What do और what not do is a big problem। क्या करें क्या ना करें बड़ी समस्या है। ठीक है, अब देखिए what का इस्तेमाल हुआ है, इन्फिनिटिव आया है वो भी बेयर। सही लग रहा है आपको? गलत है, यहाँ पे डू नहीं, क्या होना चाहिए? टू डू होना चाहिए। डू नहीं, क्या होना चाहिए? टू डू होना चाहिए। बेयर इन्फिनिटिव नहीं, फुल इन्फिनिटिव होना चाहिए। What to do और what not do is a big problem। तो सिर्फ वाई के बाद ही बेयर इन्फिनिटिव आता है, बाकी सारे WH क्वेश्चन वर्ड के बाद फुल इन्फिनिटिव आता है। तो ये था एवरीवन पॉइंट नंबर 6। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। चलिए एवरीवन, बारी आ गई अब पॉइंट नंबर 7 की। पॉइंट नंबर 7 में क्या बताया, समझाया, सिखाया जा रहा है, आपको ध्यान दें। देखिए कहा जा रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में आप दो इन्फिनिटिव को कनेक्ट करते हैं, दो इन्फिनिटिव को आप कनेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं किसी एक कंजंक्शन के माध्यम से। कंजंक्शन जैसे एंड है, और है, एक्सेप्ट है, बट है, देन है, लाइक है, ये सारे जोड़ने वाले शब्द है। अगर इनमें से किसी एक के माध्यम से आपने दो इन्फिनिटिव को कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, ऐड कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो बोला जा रहा है एवरीवन कि पहला वाला इन्फिनिटिव फुल होना चाहिए और बाद वाला बेयर होना चाहिए। पहला वाला इन्फिनिटिव फुल होना चाहिए, बाद वाला बेयर होना चाहिए। पहला वाला 2 + V1 होगा, बाद वाला V1 होगा। याद रखना है आपको। एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक सिट देयर एंड रीड नोबेल। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एंड का इस्तेमाल हुआ है ना। एंड क्या कर रहा है? रीड को जोड़ रहा है सिट से। ये दोनों इन्फिनिटिव है। क्या लगता है आपको, करेक्ट है इनकरेक्ट है? पहले वाले को फुल होना चाहिए ना, सो यहाँ पे होना चाहिए आई लाइक टू सिट। दूसरा वाला ठीक है, रीड, बेयर ठीक है। तो पहला वाला फुल, बाद वाला बेयर, पहला वाला फुल, बाद वाला बेयर, ऐसे होना चाहिए। सो आई लाइक टू सिट देयर एंड रीड नोबेल, है ना, मुझे वहां बैठ के नोबेल पढ़ना पसंद है, इस तरह से। वन मोर एग्जाम्पल इज हियर, ध्यान दीजिए। शी वॉन्ट्स टू कम एंड टॉक टू मी। बताना है आप सबको, करेक्ट है इनकरेक्ट, बताइए जल्दी। देखिए एंड का इस्तेमाल हुआ है किस लिए? टू कम को टॉक से जोड़ने के लिए। ये फुल है, ये बेयर है, ये फुल है, ये बेयर है ना। कैसा होना चाहिए? वैसा ही होना चाहिए जैसा है। पहला वाला फुल, बाद वाला बेयर, बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था पॉइंट नंबर 7। अब आगे हम लोग पॉइंट नंबर 8 पर। ये लास्ट पॉइंट है टॉपिक बेयर इन्फिनिटिव का, लास्ट पॉइंट। ध्यान दीजिएगा एवरीवन, क्या कहा जा रहा है कि अगर आपके सेंटेंस में बट एक्सेप्ट है, अगर आपके सेंटेंस में इन दोनों में से कोई एक वर्ड है, कोई एक शब्द है, बट एक्सेप्ट, और बट एक्सेप्ट के पहले डू डज या डिड का इस्तेमाल हुआ है, बट एक्सेप्ट के पहले डू डज या डिड का इस्तेमाल हुआ है, तब बट एक्सेप्ट के बाद बेयर इन्फिनिटिव आएगा। तब बट एक्सेप्ट के बाद कौन आएगा, क्या आएगा एवरीवन? बेयर इन्फिनिटिव। तो सबसे पहले यहां ध्यान देना है, यहां मत ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये देखिएगा बट एक्सेप्ट आया है कि नहीं। ऐसा नहीं कि जैसा मैंने लिखा है पहले डू डज डिड ही देखने लग जाइएगा। सबसे पहले ये देखना है कि बट एक्सेप्ट आया है कि नहीं। अगर बट एक्सेप्ट आया है तो हम देखेंगे कि उसके पहले डू डज या डिड आया है कि नहीं। डू डज डिड आया है तो फिर उसके बाद बेयर होना चाहिए। एक कंडीशन हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस में बट एक्सेप्ट यूज हुआ है लेकिन उसके पहले डू डज या डिड नहीं आया है। बट एक्सेप्ट यूज हुआ है लेकिन उसके पहले डू डज या डिड नहीं यूज हुआ है, तब बट या एक्सेप्ट के बाद बेयर इन्फिनिटिव नहीं आएगा, फुल इन्फिनिटिव आएगा। क्लियर? तो डू डज डिड होगा तो बेयर इन्फिनिटिव होगा, डू डज डिड नहीं होगा तो फुल इन्फिनिटिव होगा। आइए एग्जांपल्स देखते हैं, ध्यान दीजिए। ही डज नथिंग बट लाफ एट अदर्स। बताना है आपको सही है कि गलत। He does nothing but laugh at others। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले क्या देखा हमने कि बट यूज हुआ है सेंटेंस में। फिर क्या देखा हमने कि बट के पहले डज आया है। तो अब बट के पहले अगर डज आ गया है तो बट के बाद बेयर इन्फिनिटिव आना चाहिए। और देखिए इन्फिनिटिव आया है और बेयर इन्फिनिटिव भी आया है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। He does nothing but laugh at others। वो सिर्फ दूसरों पे हंसता है और कुछ नहीं करता है। यहां पे देखिए she wants nothing but dash a car। पूछा जा रहा है यहां पे बाई होगा कि टू बाई होगा।
तब तो देखेंगे ना कि बट के पहले डू डज डिड डिड आया है कि नहीं, ढूंढिए कहाँ है डू डज डिड, नहीं आया है। तो डू डज डिड नहीं आया, इसका मतलब क्या कि इसके बाद फुल इन्फिनिटिव आएगा। कौन आएगा? फुल इन्फिनिटिव, ना कि बेयर इन्फिनिटिव। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? शी वॉन्ट्स नथिंग बट टू बाय अ कार। वो सिर्फ कार खरीदना चाहती है और कुछ नहीं। तो ये था एवरीवन पॉइंट नंबर 8, टॉपिक बेयर इन्फिनिटिव। ओके एवरीवन, अब शुरू करेंगे हम लोग इन्फिनिटिव के दूसरे पार्ट को, जिसका नाम है फुल इन्फिनिटिव, यानी 2 + V1। चलिए हम लोग सीधे देखना चालू करते हैं कि जो 2 + V1 है ये कब कब यूज होगा। हमने 8 पॉइंट देखा जहां पर हमें V1 को यूज करना था, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो हमें बताएंगे जहां पर 2 + V1 का इस्तेमाल करना है। तो पहला पॉइंट क्या है एवरीवन? पहला पॉइंट बहुत सिंपल कह रहा है कि कुछ नाउन होते हैं, कुछ खास नाउन है, कुछ खास नाउन है एवरीवन, जैसे कि विश, डिसीजन, डिजायर, नीड, प्लेजर, ठीक है। ये कुछ खास वर्ड्स हैं, कुछ खास नाउन है, इनके ठीक बाद फुल इन्फिनिटिव आना चाहिए, इनके ठीक बाद फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल, इट वॉज योर डिसीजन टू बाय दिस हाउस। ध्यान दे रहे हैं? इस सेंटेंस में आपको इन्फिनिटिव दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए। दिख रहा है? कौन है? यस, टू बाई है। ये इन्फिनिटिव कैसा इन्फिनिटिव है बताइए? फुल इन्फिनिटिव है। उसके यूज होने का कारण कौन है? उसके यूज होने का कारण है ये डिसीजन, है ना, क्योंकि यहां डिसीजन यूज हुआ है, ये नाउन है, इसके बाद फुल इन्फिनिटिव आया है। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, इन सारे वर्ड्स के बाद, इन सारे नाउन के बाद फुल इन्फिनिटिव का इस्तेमाल होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यही टू बाई के बदले बाई बोल दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, बाइंग बोल दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, या कोई और वर्ब फॉर्म यूज कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? इट वॉज योर डिसीजन टू बाय दिस हाउस। घर खरीदने का फैसला, निर्णय आपका था। सेकेंड पॉइंट भी एवरीवन उतना ही आसान है। पहले पॉइंट ने बात की नाउन की, दूसरा पॉइंट बात कर रहा है एडजेक्टिव्स की। दूसरा पॉइंट किसकी बात कर रहा है? एडजेक्टिव्स की, यानी विशेषण की। अभी कुछ खास शब्द हैं, एडजेक्टिव्स हैं, बोला जा रहा है कि इन सब के बाद भी फुल इन्फिनिटिव आता है। ध्यान से देखिए सबको, हैप्पी, अनहैप्पी, डिलाइटेड, ग्लैड, शॉक्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, एबल, अनेबल, फिट, अनफिट, स्टूपिड, लकी, लाइकली, डिसअपॉइंटेड, एंग्री, हॉरिफाइड, इजी, वीक एटसेट्रा, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं। तो इनमें से कोई भी एक यूज होगा किसी सेंटेंस में, उसके बाद इन्फिनिटिव की दरकार होगी तो फुल इन्फिनिटिव ही आएगा। मतलब कोई दूसरा वर्ब आएगा तो 2 + V1 फॉर्म में ही आएगा, किसी और फॉर्म में नहीं आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए यहां पर, इट इज नॉट इजी डैश दिस क्वेश्चन। इट इज नॉट इजी डैश दिस क्वेश्चन, ब्लैंक है, वहां पे 3 ऑप्शंस हैं, आंसरिंग, टू आंसर, आंसर। बताना है आपको कौन होना चाहिए, ए, बी या सी। यस, ऑप्शन बी होगा, ए और सी होने से रहा, कारण कौन है? इजी है, एडजेक्टिव है वो, उसके बाद फुल इन्फिनिटिव भी आएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? इट इज नॉट इजी टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है, सरल नहीं है। 2-3 और एग्जाम्पल है, उनको भी देख लेते हैं एवरीवन। आइए देखिए, ध्यान दीजिए, इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे 3 और एग्जाम्पल है, उसको भी देख लेते हैं। ही इज टू वीक फॉर लिफ्टिंग दिस बॉक्स, है ना, वो इतना कमजोर है कि इस बक्से को उठा नहीं सकता है। क्या लगता है आपको, सही है, गलत है? ये देखिए एडजेक्टिव है ना, तो क्या इसके बाद ये आना चाहिए 4 + V4? नहीं, उसके बाद आना चाहिए 2 + V1। यहां पे होना चाहिए टू लिफ्ट, यहां पे होना चाहिए टू लिफ्ट, 2 + V1 फुल इन्फिनिटिव। He is too weak to lift this box. वो इतना कमजोर है कि इस बक्से को उठा नहीं सकता है। फॉर लिफ्टिंग के बदले टू लिफ्ट होना चाहिए। इट इज अ प्लेजर सी यू अगेन, है ना, आपसे दोबारा मिलना प्लेजर है ना, सुखदायक बात है, आनंददायक बात है, सौभाग्य की बात है। ये बताइए सही है कि गलत? गलत है ना। कौन सा वर्ड? सी गलत है। क्या होना चाहिए वहां पे? 2C होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 2C होना चाहिए। कारण ये प्लेजर है, नाउन है ना, इसके बाद फुल इन्फिनिटिव आता है, बेयर इन्फिनिटिव नहीं आता है। एक और एग्जांपल है, इसको भी देखिए। आई टोल्ड हर अबाउट माई डिसीजन टू लीव, है ना। अब ये देखिए फुल इन्फिनिटिव है,
आपको बताना है सही कि गलत। ये भी सही है ना, डिसीजन के कारण। डिसीजन क्या है, नाउन है। अब इसके बाद फुल इन्फिनिटिव भी आएगा, ये सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है एवरीवन, तो ये 2 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट बोला कि कुछ नाउन के बाद आता है फुल इन्फिनिटिव, दूसरा पॉइंट बोला कुछ एडजेक्टिव्स के बाद आता है। अब इसके आगे के पॉइंट्स को देखेंगे हम। चलिए एवरीवन, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या बोला जा रहा है? तीसरे पॉइंट में बोला जा रहा है कि कुछ वर्ब्स हैं, कुछ खास वर्ब्स हैं, उनके बाद भी आता है फुल इन्फिनिटिव। पहले पॉइंट ने बात किया नाउन का, दूसरे पॉइंट ने बात किया एडजेक्टिव का, अभी तीसरा पॉइंट बात कर रहा है वर्ब्स का। कह रहे कि कुछ खास वर्ब है ना, इन सब के बाद भी फुल इन्फिनिटिव आता है। देखिए ध्यान से उन सारे खास वर्ब्स को, लर्न, फॉरगेट, रिमेंबर, प्रॉमिस, अपीयर, सीम, गारंटी, प्रूव, स्वेयर, थ्रेटन, प्रीटेंड, हैपन, ये वो खास वर्ब हैं जिसके बाद फुल इन्फिनिटिव यानी 2+V1 आता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए एवरीवन, शी प्रॉमिस्ड मी टू बाय अ बाइक, है ना, इसमें आपको इन्फिनिटिव दिख रहा है, कौन है? टू बाई है। कैसा इन्फिनिटिव है? फुल इन्फिनिटिव है। उसके यूज होने का कारण कौन है? उसके यूज होने का कारण है ये वर्ब प्रॉमिस, है ना। अब क्योंकि प्रॉमिस यूज हुआ है इसीलिए उसके बाद फुल इन्फिनिटिव आया है। एक और एग्जांपल है एवरीवन, ही प्रिटेंडेड टू बी एंग्री, ही प्रिटेंडेड टू बी एंग्री, उसने गुस्सा होने का दिखावा किया। यहां भी आपको फुल इन्फिनिटिव दिख रहा होगा, इस बार कारण कौन है? प्रिटेंडेड। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स है, ये जो वर्ब है, ये मर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन इनके बाद जो वर्ब आएगा वो 2+V1 फॉर्म में ही होगा। ठीक है, अच्छा एक और बात है एवरीवन, ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है कि दैट क्लॉज कैन ऑल्सो बी यूज्ड, दैट क्लॉज कैन ऑल्सो बी यूज्ड आफ्टर दीज वर्ब्स। ध्यान दे रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। बोला जा रहा है एवरीवन कि इन सारे वर्ब्स के बाद फुल इन्फिनिटिव के बदले दैट क्लॉज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इन सारे वर्ब्स के बाद फुल इन्फिनिटिव के बदले दैट क्लॉज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? देखिए इसी सेंटेंस को मैं फिर से लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। लिख रहा हूं मैं, शी promised me that she would buy a bike. She promised me that she would buy a bike. अभी देखिए यहाँ पे मी के बाद 2+V1 है ना, फुल इन्फिनिटिव है, और यहाँ पे इस सेंटेंस में मी के बाद क्या है? दैट क्लॉज है ना। क्लॉज सेंटेंस के पार्ट को बोलते हैं, वाक्य के हिस्से को ही क्लॉज बोलते हैं, और दैट क्लॉज उसको बोलते हैं जो दैट से चालू होता है। तो दैट से चालू होने वाला क्लॉज दैट क्लॉज, तो प्रॉमिस के बाद दैट क्लॉज का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और सिर्फ प्रॉमिस की बात नहीं, इन सारे वर्ब के बाद। ठीक है, हम देखिए अब इस सेंटेंस को भी मैं लिख रहा हूं, इस सेंटेंस को भी मैं लिख रहा हूं इस्तेमाल करके किसका किसका किसका? दैट क्लॉज का। देखिए ही प्रिटेंडेड दैट ही वॉज एंग्री, ही प्रिटेंडेड दैट ही वॉज एंग्री। देखा आपने, प्रिटेंडेड के बाद इस बार दैट क्लॉज आ गया, फुल इन्फिनिटिव नहीं आएगा। तो मीनिंग का कोई अंतर नहीं आता है, मीनिंग का कोई अंतर नहीं आता है, बस वहां पे फुल इन्फिनिटिव था, यहाँ पे दैट क्लॉज आ गया, मीनिंग बिल्कुल सेम ही होता है। तो ये था एवरीवन तीसरा पॉइंट। आते हैं चौथे पॉइंट पर, आते हैं चौथे पॉइंट पर। आइए देखिए चौथे पॉइंट में क्या लिखा गया है, क्या बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद फुल इन्फिनिटिव आता है ना। यानी ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, सकर्मक क्रिया हैं, क्रिया के साथ ही आते हैं। तो ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद फुल इन्फिनिटिव आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के आने के बाद, देखिए कौन कौन से वर्ब हैं वो? एडवाइस, अलाउ, कंपेल, फोर्स, एनकरेज, एक्सपेक्ट, forbid, force, teach, tempt, urge, remind, instruct, invite, oblige, order, permit, persuade, request, tell, want, show, है ना। तो बहुत सारे वर्ब है एवरीवन, और सिर्फ इस तरह से एक बार देख लेने से, सुन लेने से याद होता नहीं है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको। जितना ज्यादा सवाल बनाएंगे आप, उतनी आसानी से ये सब आपको याद हो जाएंगे। तो खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये,
विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क, ध्यान दे रहे हैं, विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क। ये देखिए परमिट का इस्तेमाल हुआ है, परमिट दिखा है ना आपको, यहाँ पे परमिट का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे क्या परमिट के बाद बिफोर आना चाहिए, गलत है ना, एंटरिंग, एंटरिंग गलत है, यहाँ पे टू एंटर होना चाहिए, एंटरिंग गलत है, क्या होना चाहिए, टू एंटर, है ना। विजिटर्स वर नॉट परमिटेड टू एंटर द पार्क। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ गया, तो ऑब्जेक्ट पहले ही आ गया, पैसिव फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो एक्टिव फॉर्म में जब वो होता है तब उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर फुल इन्फिनिटिव आता है, तो इन सब के बाद भी आएगा फुल इन्फिनिटिव, लेकिन ऑब्जेक्ट के आने के साथ या ऑब्जेक्ट के आने के बाद। ये था एवरीवन चौथा पॉइंट। चलिए एवरीवन पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 भी बात कर रहा है कुछ वर्ब्स की, कुछ खास वर्ब्स की। कहा जा रहा है एवरीवन कि इन सारे वर्ब्स के बाद बी फुल इन्फिनिटिव आता है, यानी 2+V1 आता है। बड़े ध्यान से देखिए इनको, है ना, और बार बार पढ़िएगा ताकि ये याद हो आपको। ऐसे तो याद आपको ये तभी होगा जब बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिखेंगे, देखेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अफोर्ड, अटेम्प्ट, बेग, बिगिन, बॉर्डर, चूज, कंसेंट, केयर, कंटिन्यू, undertake, arrange, dare, endeavor, hesitate, intend, learn, like, love, manage, mean, agree, decide, desire, need, neglect, offer, plan, prefer, prepare, pretend, proceed, refuse, try और wish। तो बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, है ना, बार बार एग्जाम्पल्स देखिए और खूब बनाइए सवाल, सब याद हो जाएंगे आपको कि कौन कौन से वर्ब है भाई जिसके बाद 2+V1 आता है। देखिए पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है, आई ट्राइड कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम। ध्यान दे रहे हैं, बताना है आप सबको सही है कि गलत। अब ट्राई के बाद बिफोर आएगा क्या, नहीं, यहाँ पे 2+V1 होना चाहिए। आई ट्राई टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, ट्राई दिख रहा है आपको, हाँ, तो ट्राई उस लिस्ट में है, ट्राई के बाद 2+V1 आएगा, बिफोर नहीं आएगा। चलिए एक और एग्जांपल इसको भी देख लेते हैं। आई कांट अफोर्ड फॉर बाइंग बुक्स फॉर दिस कोर्स बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव, है ना, किताबें बहुत महंगी हैं, मैं इनको अफोर्ड नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता। अब देखिए फॉर बाइंग कट घरे में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अफोर्ड कहीं दिख रहा है, ये देखिए पहला ही शब्द अफोर्ड है, तो अफोर्ड के बाद भैया 4+V4 नहीं, 2+V1 आना चाहिए, 2+V1 यानी बाई। आई कांट अफोर्ड टू बाय बुक्स फॉर दिस कोर्स बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो इन सारे वर्ब्स के बाद 2+V1 यानी फुल इन्फिनिटिव। चलिए छठे और आखिरी पॉइंट पर आते हैं, है ना, इन्फिनिटिव का, फुल इन्फिनिटिव का आखिरी पॉइंट, आखिरी नियम। देखिए थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है, ये सारे वर्ड्स भी वर्ब ही हैं, लेकिन बोला क्या जा रहा है एवरीवन कि इन सब के बाद भी आएगा फुल इन्फिनिटिव, लेकिन फुल इन्फिनिटिव के पहले हाउ आएगा। फुल इन्फिनिटिव के पहले एक WH वर्ड आएगा, और कौन सा वर्ड आएगा, हाउ, HOW, हाउ। ध्यान से देख लीजिए इन सारे शब्दों को, वर्ब को, नो, एक्सप्लेन, लर्न, डिस्कवर, टीच, आस्क, शो, वंडर, रिमेंबर और फॉरगेट। इन सब के बाद हाउ आएगा, उसके बाद फुल इन्फिनिटिव आएगा। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, डू यू नो टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, है ना, पूछा जा रहा है क्या तुम्हें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना आता है, क्या तुम जानते हो बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखिए एवरीवन, अब क्योंकि नो का इस्तेमाल किया है आपने, तो उसके तुरंत बाद 2+V1 नहीं आएगा, आपको हाउ लाना ही होगा, आपको हाउ लाना ही होगा। डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, दिस इज द करेक्ट वे टू स्पीक और राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, while learning to swim one of the most important things is to relax। क्या लगता है, सही है कि गलत। देखिए लर्निंग है ना यहाँ पे, और लर्न है, नो तो था ही, लर्न भी है ना, तो लर्न के तुरंत बाद आ जाएगा क्या, इस तरह से फुल इन्फिनिटिव नहीं, हाउ लाना होगा, HOW हाउ को लाना होगा, जैसा कि ये रूल कह रहा है। सो while learning how to swim one of the most important things is to relax। ठीक है ब्रो, ये था छठा और अंतिम पॉइंट टॉपिक फुल इन्फिनिटिव का।